सो आज हम क्लास 12th का पार्ट 1 देखने वाले हैं फिज़िक्स का। और स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से ही। ये पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है, ठीक है। और सेकंड चैप्टर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये दोनों मिला के 8 मार्क्स के होते हैं। अब क्या पता थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया होगा, मगर ये दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैट में आते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में, या इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन, मतलब कवर तो हम कोशिश करेंगे सारे ही करें, तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 सब कुछ। मगर तुम्हें मैं नोट से पढ़ाऊँगा, ठीक है। ये बुक इसलिए डाल रखी है कि रेफरेंस के लिए, कि कोई क्वेश्चन मिल जाए उसको समझाना हो तो, ठीक है। तो चैप्टर 1 देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो इसके अंदर इंट्रोडक्शन, अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या सिलेबस है, जिससे कि हमें फैमिलियर रहे इन टर्म्स से। इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर्स, इंसुलेटर, चार्जिंग बाय इंडक्शन, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलम्स लॉ, साथ साथ बोल भी सकते हो तो, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। अभी ये सब ये नहीं पढ़ रहा मैं, ठीक है। तो ये सब हम देखने वाले हैं यूनिट 1 के अंदर, ठीक है। तो हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं नंबर 1 से। और मैं चाहूँगा कि तुम एक बार इसके बुक भी पढ़ के रखो, जैसे मैंने यहाँ जैसे चीज़ों को अंडरलाइन कर रखा है, इलेक्ट्रोस्टैट्स डील विद द स्टडी ऑफ फोर्स फील्ड पोटेंशियल, है ना। तो ऐसे चीज़ों को जो अंडरलाइन करके रखो, सीख के रखो, फिर काम करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी जैसे एग्जाम्पल 1 है, तो इसको देखने के लिए मैं यहाँ बुक को रेफ़र करूँगा, बाकी तो नोट्स पढ़ते हैं। आ जाओ नोट्स पे। सो इन नोट्स की भी बड़ी मज़ेदार कहानी है। रमन सर पढ़ाया करते थे हमें, तो उन्हीं के क्लासेस के नोट्स बैठ बैठ के बनाए हैं, और बहुत ही हेल्प हुई है। मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ तुम्हें, जिससे कि इंस्पिरेशन मिले। मेरे फिज़िक्स में 12th क्लास में 95 मार्क्स आए थे 2019 में, जो कि क्लास का हाईएस्ट, मतलब कह सकते हो तुम कि हमारे स्कूल का हाईएस्ट मार्क्स था। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा करता था मैं, तो 95 ही थे हाईएस्ट। मतलब और बच्चों के भी थे डेफिनेटली, बट नॉट मोर देन दैट। और मैम बताती आई थी कि जनरली फिजिक्स में टफ होती है, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों के कभी 100 आने के चांसेस तो ज़्यादा नहीं बने केवी के बच्चों के, और 95 के अराउंड ही रहते हैं। तो आई वॉज वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट, सो आई थिंक कि तुम मेरे को ट्रस्ट कर सकते हो। और इवन दो टाइम हो चुका है काफ़ी, 4 साल हो चुके हैं पढ़े हुए, मगर मेरे को कुछ ना कुछ चीज़ें तो याद ही रहेंगी। और समझाने का वो रखता हूँ, हौसला रखता हूँ, तो तुम समझने का भी रखना। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट से। और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, बता दिया मैंने तुम्हें। थोड़ा सा इस पे जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स है क्या। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड इट्स प्रॉपर्टी सच एज फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एक्सेट्रा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट। तो बहुत ईजी से शुरू करते हैं, कहीं पूछा नहीं जाता, मगर वो होता है बेस बनाने के लिए, कि एक फिजिक्स की ब्रांच है जो चार्ज एट रेस्ट, चार्ज रेस्ट पे है, और उसकी प्रॉपर्टी जैसे कि फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल से डील करती है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाई इलेक्ट्रोस्टैट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मैंने बोला कि इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, क्यों। देखो, चार्ज होता है उसको क्यू बोलते हैं, या फिर स्मॉल क्यू, कैसे भी डिनोट कर लो। तो एनसीईआरटी स्मॉल क्यू ही दिखाती है जनरली। और ये कूलम होता है, सी। स्केलर होता है, स्केलर और वेक्टर पता है तुम्हें, और इसका डायमेंशन 8 ही होते हैं, एम्पियर और टाइम, है ना। और आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है, ये भी पता है। क्यू इज इक्वल्स टू आई टी कर दो, या क्यू की जो डायमेंशन है वो इस तरह से 80 आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को कहते हैं, पता लगाना। मैं क्वेश्चन दे रखा है ये तुम्हें, ठीक है। कमेंट में बता देना। ऐसी बात नहीं है कि बताऊंगा नहीं मैं, मतलब बता ही दूंगा, मगर तुम्हें भी तो अपनी तरफ से काम करना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा हमारे सर ने भी बोला था, तो मेरे को वो बात याद आ गई इस वजह से। प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, तो देखो प्रॉपर्टीज़ देख लो क्या क्या होती हैं। कि क्वांटाइजेशन, चार्ज डेवलप ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जब भी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात आए, तो हमेशा याद रखना कि क्वांटाइजेशन इज द नंबर 1 प्रॉपर्टी, कि चार्ज जो डेवलप होगा बॉडी में, वही इंटीग्रल मल्टीपल होगा जो इलेक्ट्रॉन में चार्ज प्रेजेंट है। तो क्यू इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। एन जो है 1 2 3 जाएगा, ई जो है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होती है। ये कोई नई बात नहीं है। तो क्वेश्चन अगर आते हैं कि अगर एक इज इतना चार्ज पॉसिबल, क्या ये चार्ज पॉसिबल है, तो देख लो क्यू जो है दे रखा है इतना, ई हमारा इतना होता है, तो एन इज इक्वल्स टू क्यू बाई ई, तो 36.2 नॉट पॉसिबल। मल्टीपल इंटीग्रल नहीं है ना, है ना। अगर 36 रहता, पॉइंट पॉइंट नहीं आता, तो बात सही थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम। ठीक, काफ़ी स्टैंडर्ड सा सवाल है, और पूछा पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 कूलम चार्ज में। हैरानी की बात यह है, तुम्हें पता है 1 कूलम यानी 1 लगा दो, और 1.6 10⁻19 कर दो, तो ऊपर जाके 18 हो जा रहा है, क्योंकि 1.6 को जब करेंगे तो 6.25 हो जाएगा इंटू 10⁻18।
तो थियोरटिकली इट इज़ पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, है ना। ये बहुत ज़्यादा है, हैरानी की बात है। मैं तो सोचता था कूलम है तो छोटा होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। फाइंड नेट चार्ज इन 1 मोल ऑफ H2O। अब 1 मोल से केमिस्ट्री याद आ गई 11वीं की, ठीक है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन। इस बात पे कौन कौन, देखो अगर मैं थोड़ा इसको शिफ्ट करूँ तो ये देख लो 3 स्टार, ये ऐसी चीज़ें दिखेंगी तुम्हें जब हम पढ़ रहे होंगे, 3 स्टार 2 स्टार, कुछ अलग से चीज़ें, सर्कल बना दिया, या ऐसे वाले स्टार भी हैं, देखो नीचे दिख रहा है, कहाँ गया ये ऐसे वाले स्टार। इसका मतलब है यही तरीका है, इसी को पढ़ने में मज़ा आता है कि जब चीज़ों को स्टार लगाते हुए चलते हो तो तुम उसको नोट करते हुए चलते हो कि ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछे 1 मोल में, ठीक है। अभी मोल से तो एवोगैड्रो नंबर याद आता है, मगर यहाँ हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं शुरू में, कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन दो दो है ना, हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 8, तो 8 में 2 जुड़ा 10। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, तो ईजी है ना। वैसे कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो सकता है, आते हैं इस पर। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O हैज़ 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, चार्ज पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1 मोल ऑफ H2O हैज़ एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10, क्योंकि 10 तो चार्ज था, है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लिया। प्रोटॉन में क्या, उसी फॉर प्रोटॉन E, और प्रोटॉन के लिए P। तो चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन जो होगा QE इज इक्वल टू -NE, है ना। तो ये होगा -6.023 इंटू 10⁻24, है ना, ये मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन यानी P प्लस, तो वो प्लस में होगा, तो एग्जैक्टली सेम। तो इसको ऐसे नहीं कि सॉल्व करने बैठ जाओ, नहीं, जब नेट निकाला जाएगा ना तो दोनों का सम जो है 0 आएगा, है ना। और कितनी हंसी की बात है कि वाटर जो होता है न्यूट्रल होता है, तो हम क्वेश्चन को देखते ही बोल सकते थे कि नेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ H2O इज़ 0, क्योंकि वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना। ये हमारे एक ही बच्चे ने जवाब दिया था क्लास में से, और सर हमेशा हमेशा जब भी क्लासेस लेते हैं ये सवाल ज़रूर पूछते हैं बच्चों से, और बच्चे पेन कॉपी लेके सॉल्व कर रहे होते हैं या कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ से इंटेलिजेंस का पता चलता है, तुमने गेस कर लिया था तो कॉन्ग्रेचुलेशन। तो होमवर्क में एक 2 क्वेश्चन मिले, एक तो एग्जाम्पल नंबर 1.2 और एग्जाम्पल नंबर 1.3, और 1.2 पे डबल स्टार है, यानी समझ रहे हो इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। प्रॉपर्टी सेकंड पे आता है, क्वांटाइजेशन के बाद आती है, अभी आता हूँ मैं इनको इन पे भी, ठीक है, टेंशन मत लो। प्रॉपर्टी सेकंड पे आते हैं, कह रहे एडिटिव प्रॉपर्टी। तो टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन अ सिस्टम इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, है ना। अभी इंटीग्रल मल्टीपल वाली बात हो गई, अब एडिटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है कि टोटल चार्ज एक सिस्टम में क्या होगा, इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। जैसे यहाँ दे रखा है कि क्यू नेट जो है वो Q1 प्लस Q2 से लेके QN तक का सम है, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये थर्ड प्रॉपर्टी है चार्ज की, कि चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। इस पर अंडरलाइन है, यानी समझ रहे हो, बिना इसके सेंस नहीं बनेगा बात का। तो चार्ज जो है वही एनर्जी के नाइदर भी क्रिएट, वही सब चीज़, चार्ज के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एक आइसोलेटेड सिस्टम है। हाउएवर सुनो, इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ चार्ज कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड साइमल्टेनियसली। ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन, जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं उनमें यही चीज़ होती है कि इक्वल एंड अपोजिट पेयर ऑफ चार्ज जो है वो बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं एकाएक साइमल्टेनियसली। देखो रेडियो एक्टिव रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, ये चीज़ें हमारे सिलेबस में है, आगे जाके जब हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव डीके वगैरह। तो पेयर इफेक्ट कहते हैं इसको, कि ये गामा लिखा है, ठीक है। ये सर का तरीका था, तो मैंने भी ऐसे ही गामा बनाया, गामा रेज। अच्छा, मैं टीचर का नाम लूँगा ऐसे बार बार, क्योंकि वही है, मतलब उन्हीं की देन है ये सारे नोट्स, है ना। और हमने तो बस अपनी मेहनत करी है। बबीता मैम भी है, और जो हमें स्कूल में पढ़ाया करती हैं उन्होंने भी लाजवाब नोट्स बनवाए हैं, ठीक है। वो भी टाइम मिलेगा वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। और रमन सर तो हैं ही। तो टीचर्स जो होते हैं उन पर ट्रस्ट करना ही, मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर तुम एक दूसरे बच्चों के साथ मिलकर टीचर की बीचिंग करोगे, कि टीचर के बारे में बोलोगे अरे ये सही नहीं है, ये वो नहीं है, ये ऐसे ही करते रहोगे, तो जीवन में फिर नहीं मिलेगा कुछ। ट्रस्ट करो टीचर को, नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, टीचर की तरफ से कमी रह रही है कोई बात नहीं, तुम अपनी तरफ से 100% दो ना। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। मेरे और भी दोस्त थे, वो कहते थे कि वो ट्यूशन चेंजेस कर रहे हैं, वो क्लास टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, मतलब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि ट्यूशन में हो चुका है। ये सब मत करो भाई, ठीक है। तो अभी तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि न जाने कितने लोग सुन रहे होंगे, ठीक है। मगर बीच में ये लेक्चर देना भी ज़रूरी हो जाता है कि इंटरेस्ट बना रहे और बनाए रखना, ठीक है। अभी ईजी हैं चीज़ें, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी तब तुम इंटरेस्ट खोदोगे, इसलिए पहले से ही ध्यान रखो तो बेटर रहेगा। पेयर इफेक्ट में गामा रेज जो है माइनस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये प्लस इलेक्ट्रॉन जो होता है पॉजिट्रॉन कहते हैं इसको, ठीक है।
और पेयर इफेक्ट हो गया, एनाइलेशन माइनस इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है, माइनस इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से गामा रेज बन रही है, इसको कहते हैं एनाइलेशन, पेयर इफेक्ट। तो मैं दोनों ही चीज़ क्या बता रही हैं कि इक्वल और अपोजिट पेयर क्या हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं और डिस्ट्रॉय हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। अब आते हैं कूलम्स लॉ पे। कूलम्स लॉ इज इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। Q1 है, Q2 है, इजी चीज़ें हैं बहुत। F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। एक और थोड़ा सा छोटा सा लेक्चर कि फिज़िक्स में ना हम बना पाते हैं फार्मूलेस, और इवन हमें पता है कि एंड में फार्मूला क्या है, उस तक पहुंचना कैसे है, मगर लिखना इंपॉर्टेंट है कि कंसीडर Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड एट आर डिस्टेंस, ऐसे करके चीज़ें लिखोगे ना, जो NCERT में काफ़ी अच्छे से दे रखी हैं, उसको फॉलो करो, मैम भी हमें ऐसे ही बताया करती थी। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के। F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपन r²। तो ये K इज़ द कॉन्स्टेंट, और यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, ठीक है। ये कैसे आई बता रहा हूँ अभी, इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। तो फोर्स क्या हो गया, 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r²। अब ये चीज़, इस चीज़ की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹। याद रखने की ज़रूरत तो ज़्यादा है नहीं, मगर जैसे क्वेश्चन पेपर में दे ही रखा होता है इनकी वैल्यूज़, क्योंकि मगअप करना इज़ द नॉट एम, ठीक है। फिर भी ध्यान रखोगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो वैल्यूज तो रहेंगी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब टीचर जो है उसको तो याद रहती हैं, क्योंकि टीचर 5 साल 6 साल से पढ़ा ही रहे, है ना। तो ऐसे ओवरवेल्म नहीं फील करना है, सब चीज़ें एक साथ याद नहीं हो जाती हैं ड्यूरिंग द टाइम। तो ये चीज़ आती है एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आज देखा इधर से तो हमने ये नोट कर लिया, उधर से ये नोट कर लिया, हमने एक्सपेरिमेंट करे गए हैं इस चीज़ पे, और मेरी बहस हो चुकी है टीचर से कि यही क्यों आया। ठीक है, ऐसे बहस मत करना दोस्तों, टाइम वेस्ट होता है। अगर तुम्हें सच में पढ़ना है तो विकीपीडिया खोलो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम टीचर का दिमाग ख़राब कर रहे हो। फिर तुम अपने खुद ही हाथ खड़े कर दोगे, बोलोगे भाई साहब नहीं नहीं, वो एक्सपेरिमेंट की मशीन है प्रॉपर। इन चीज़ों की ग्रेविटेशन में भी वो कैपिटल जी की वैल्यू के लिए मैं पागल हो गया था भाई। उस पर बुकें लिखी गई हैं भाई, उनको कैसे बहस कर सकते हो तुम, मतलब टाइम नहीं है तुम्हारे पास। डेफिनेटली बाद में टाइम मिलेगा तो करना, अभी 12वीं के सिलेबस पे फोकस, उसके बाद कभी हॉबीज़ के जैसे पढ़ लेना। अगर क्वेश्चन आते हैं, इफ़ 6 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय 4 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता पाओगे। Q1 Q2 दे रखा है और R भी दे रखा है, चलो कोशिश करो। तो टीचर तो धोखा दे देगा तुम्हें यहाँ पे, है ना, धोखा इन द सेंस कि आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि वो मान के चलते हैं तुम्हें अर्थमेटिक्स तुम्हें ये सिंपल कैलकुलेशन आती है करनी। तो तुम क्या करो, सच में करके देखो, और ट्राई करो टू बी प्रिसाइज और टू बी विद इन टाइम, ठीक है। टाइम ज़्यादा मत ले लेना, ठीक है। ऐसे कि 4 का 16 होता है, फिर तुम सोच रहे हो, है ना, ये 4 × 4 ही दिमाग में रखो, 2 से काट दो, है ना, 10⁻⁻4 है, यहाँ से हो जाएगी -2, है ना, -6 + 4 -2, ऐसे करके चीज़ों को फास्ट फास्ट करने की ट्राई करो। फिर से 4 कट जाएगा इधर तो 3 आ जाएगा नीचे 2, ऐसे करके ट्राई करना। मैं क्या बता रहा हूँ इसको चीज़ को, है ना, प्रैक्टिस के साथ ही होगा ये। अगला ट्रिपल स्टार फिर से क्वेश्चन आ गया, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है तो छुपा देता हूँ मैं, या वैसे तुमने देख लिया होगा। ट्राई करना है तो पॉज कर लो, वरना मैं समझा रहा हूँ। इफ़ 6 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस brought in contact with each other and then separated by the same distance, then compare electrostatic force in both cases before and after the contact। नीट के पेपर जैसे सवाल है कि 6 और -2 कूलम के चार्जेस हैं, माइक्रो कूलम के चार्जेस हैं, पहले एक एक्स डिस्टेंस से सेपरेटेड है और आपस में टकराए जाते हैं, उसके बाद उनको फिर से सेपरेट करा जाता है। तो बिफोर और आफ्टर में क्या चक्कर है, मतलब दोनों केसेस में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशियो रहेगा। तो एक बात बताओ, इनिशियली जब दोनों डिफरेंट हैं, मतलब अलग अलग चार्जेस हैं, एक्स डिस्टेंस पे हैं, जब एक साथ टकराए जाएंगे ना, तो वो न्यूट्रलिटी पे आएंगे, यानी 6 - 4 2 कितना होता है, 4 होता है, और फिर वो 2 और 2 में बढ़ जाएंगे, है ना। वो कहते हैं कि भाई दोनों भाई भाई हैं। तो आते हैं, मान के चलते हैं कि एक्स है या आर है, जो भी मान लो। F1 इज इक्वल्स टू के इज़ द कॉन्स्टेंट, हमें 1/4πε0 लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार कटेगा ही क्योंकि वो, है ना। और या तो तुम ऐसे कर सकते हो कि क्या डिफरेंस होता है, Q1 Q2 में तो डिफरेंस होता है, R² भी कट ही जाता है। तो Q1 जो है वो 6 2, और Q यहाँ पे 2 और 2, तो देख रहे हो 2 से 2 तो कट ही गया है, 6/2 क्या है, 3/1 का रेशियो है। ध्यान इसका रखना कि जब ऑप्शंस होते हैं ना नीट वगैरह के पेपर में, तो 3:1 भी होता है और 1:3 भी होता है, हम भूल जाते हैं क्या करना है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना, क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना।
अब अब आ जाते हैं एग्जाम्पल जो होमवर्क के लिए मिले थे, ठीक है, उस पर बात कर लेते हैं। ये तुम खुद देख लोगे ना, हाउ कैन यू चेंज चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट, ठीक है, तो तुम देख लेना खुद ही। हम इन दोनों की बात कर लेते हैं जो होमवर्क में क्वेश्चन मिले थे। एक बात फिर से मैं अपने विजडम से कहना चाहूँगा कि जो बुक के क्वेश्चंस हैं ना, बुक के एग्जांपल्स हैं, तुम उनको इतनी प्रैक्टिस कर लो। अभी तो शुरुआत है ना, अभी तो शुरुआत है। तुम उनको इतनी प्रैक्टिस कर लो कि तुम्हें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए, पहली दो लाइन पढ़ के एग्जाम्पल नंबर 1.2 था ये, तो ऐसे वाला तुम समझ लो। क्योंकि बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं, तुम वही नहीं कर रहे, क्या गारंटी है यार कि पेपर में कुछ अलग क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे, है ना। ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है हो गया, अगले दिन याद है, अगले महीने भूल गए, ऐसा नहीं, है ना। कोई वो साइकिल सी चला दो कि अगले हफ्ते फिर आएंगे, अगले हफ्ते फिर आएंगे। तो इफ़ एग्जाम्पल 1.2 देखते हैं, अगर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना है, सोच लो। सॉल्यूशन पढ़ना है बाद में पढ़ना, अभी मत पढ़ना, ठीक है। और थर्ड एग्जाम्पल जो है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। इंटरेस्टिंग, एक वाटर के कप में, ठीक है। ये चीज़ें जो है हमें आगे सोचने के लिए मजबूर करती हैं, क्योंकि अब एक कप ऑफ वाटर तो जो है आम आदमी जो है हमेशा चाय पीता है ना। तो फिज़िक्स नॉट ओनली अबाउट कैलकुलेशन है, वहाँ पे हमें सोचना भी पड़ेगा कि वैल्यूज़ कैसे डाली जाएँ। तो ये देखो अप्रॉक्सीमेशन करा गया है, आते हैं इस चीज़ पे, मैं आता हूँ। पहले इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार देख लो। सो कह रहे हैं कि 1 सेकंड में 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, ठीक है, और बोल रहे हैं कितना टाइम लगेगा टू टोटल चार्ज 1 कूलम। तो चार्ज गिवन आउट इज, इतने में चार्ज कितना गिवन आउट हो रहा है, 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो कूलम पर सेकंड में चार्ज निकल रहा है। अब बोले टाइम टू एक्वायर 1 कूलम इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ तुम्हें थोड़ा सा एक चीज़ नोट करना, देखो मैंने टाइम टोम लिख दिया था तो ओ को काट दिया मैंने, रेदर देन वो बीच में डार्क कर देना, वो गंदा दिखता है, अवॉइड करना उस चीज़ को, ठीक है, मतलब ओवर राइड करना, अवॉइड करना उस चीज़ को, गंदा दिखता है, भले ऐसे काट दो कोई बात नहीं, या हल्का सा काट या ऐसे काट के दोबारा से लिख दो। तो टाइम टू एक्वायर 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1c/1.6 × 10⁻⁻10, ठीक है। -9 और -19 ने इफेक्ट डाल के -10 कर दिया, तो 6 × 10⁻⁹ या इसको अगर हम ईयर्स में कैलकुलेट करना चाहें तो कहने का मतलब है कि कितना टाइम लगेगा 1 कूलम का चार्ज दूसरी बॉडी में जाने में। अगर हर बार बॉडी से इतने चार्ज निकल रहे हैं तो हैरानी की बात है 200 साल लग जाएंगे, और ये बहुत बड़ा नंबर है। इवन तो इलेक्ट्रॉन्स का साइज़ माइन्यूट होता है बहुत, तुम्हें पता ही है कितने किलो के होते हैं, तो 200 साल लग जाएंगे, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, वो कप ऑफ टी देखते हैं, कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है कप ऑफ टी में। तो कप मान लो 250 ग्राम का है, 250 ग्राम का कप होता है, मान लेते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, अच्छा यहाँ मानने में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे लिए, वो 400 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O जो होता है 18 ग्राम होता है, इस बात से कौन एग्री नहीं करता है, थोड़ा केमिस्ट्री में ध्यान देना। और देयरफॉर Na पार्टिकल्स ऑफ H2O दैट इज़ 18 ग्राम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, 250/18, ये समझ में आया ना। मॉलिक्यूलर वेट है यानी उतने पार्टिकल्स हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो 250/18 इंटू 6 × 10⁻23। कप की बात ये है, कप में इतना है, ठीक है, इतने ग्राम का है, और मॉलिक्यूलर वेट हमारा इतने 18 का है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे। ये तो तुम्हें वो वाला मोल कॉन्सेप्ट के रिलेशन से समझ में आ रहा होगा, है ना, कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो, ये यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ के डिवाइड में है, वो वाला रिलेशन याद है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू टोटल अपॉन में कितना मॉलिक्यूलर वेट है ना, या वो ऐसे रेसिप्रोकल वाला था, चैप्टर 1 ही है शायद केमिस्ट्री का, 11वीं का, देख लेना दोबारा। मॉलिक्यूल ऑफ H2 इज इक्वल्स टू 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन एंड 10 प्रोटॉन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इज सेम। जैसे क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्टिंग बात पूछी है, हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज देयर, कितना चार्ज है। वो ऐसे नहीं कह रहे कि न्यूट्रलाइज हुआ है कि नहीं, फिर से तुम जीरो आंसर ला रहे हो, नहीं ऐसे नहीं है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो यहाँ क्या करा, इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो हमारा आंसर आ गया 1.28 इंटू 10⁻7 कूलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में मल्टीप्लाई कर दिया 10, दैट इज चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन का तो इतना चार्ज होता ही है,
अब वो वैल्यू जो है डिफ़र कर सकती है, कि उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस इतना है कि 10⁻7 के अप्रॉक्स बात होनी है, ठीक है। एग्जाम्पल 1.4 देखो, और मैं इवन दो मैं एग्री करता हूँ कि जो एनसीईआरटी में तरीका है समझाने का बहुत डिफ़िकल्ट है और बुक को रिकमेंड इतना नहीं करा जाता पढ़ाने के लिए, मगर मैं स्टिल कहता हूँ कि पढ़ लो, उसके बाद कोई इजी चीज़ पढ़ के रिलेट कर लेना कि अच्छा वहाँ इसका मतलब ये दे रखा था, ठीक है। ये जो चीज़ें ऐसे लिखी अंडरलाइन करी हैं, ये चीज़ों को लिखा गया है ना पेंसिल से, तो ये ऐसे नहीं लिखा गया है। हमें तो पता है कि ठीक है ये होता है, मुझे पता है, मगर तुम लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। आते हैं 1.4 पे, एग्जाम्पल पे। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंसी ऑन द डिस्टेंस। मानते हो, है ना। एफ वो ग्रेविटेशन का भी क्या होता है, Gmm/r², वो पढ़ा था हमने। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जी की जगह के है कांस्टेंट, या के जो है 1/4πε0 है, E²/r², है ना। बात वही है, चार्ज अगर सेम है तो कंपेयर करने स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ देयर मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड एन प्रोटॉन एंड फॉर टू प्रोटॉन। दो चीज़ों पे कंपेयर करना है। मैं इस क्वेश्चन की तारीफ करूंगा मगर थोड़ी देर में, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर एक एमस्ट्रॉन्ग, दैट इज -19 मीटर अपार्ट। बाकी तुम्हें वैल्यूज़ तो दे रखी हैं, ऐसे क्वेश्चन में भी दे देते हैं वैल्यूज़। तो क्वेश्चन की तारीफ करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, हम चीज़ को दो चीज़ों में कंपेयर कर रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। मतलब हम हमेशा सोचते हैं कि ये चैप्टर चल रहा है तो यही चले, और कुछ ना आए दिमाग में, या बस ये जैसे तैसे हो जाए। ये एडवांस टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। भले ये वो बेसिक लेवल का है, मगर जब दो कॉन्सेप्ट आपस में मिल जाते हैं तो क्वेश्चन वो ट्रिपल स्टार हॉट्स बन जाता है। हॉट्स कहते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग, है ना, जो आर डी शर्मा करते होंगे उनको पता है। तो यहाँ पे हमें पहले तो हमें दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, उसके बाद दो प्रोटॉन है, और एस्टिमेट करना है एसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इस फोर्स में, क्या एसेलरेशन क्या है, ठीक है। आते सब चीज़ पे और हर वैल्यूज़ को रखते हुए चलेंगे, ठीक है। तुम बुक का एक बार पढ़ के रखो, बुक में तो दे ही रखा है, बाकी मैं नोट्स का दिखा देता हूँ जो नहीं दे रखा है बुक में। तो हमें पता है कि एफ ई यानी इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन, है ना, और प्रोटॉन जो होगा वो इज इक्वल्स टू, अगर हम मॉड लगाते हैं नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करने के लिए, -(k)E²/r²। के ले रहे हैं हम सेम चीज़ को 1/4πε0 को, और ग्रेविटेशन में क्या होता है -(g)M_p, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे मासेस जो है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। देखो चार्ज दोनों में सेम होता है, एग्री करना इस बात से। एक -1 है, -1 में +1 को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, -1 ना, तो वो -1 ये रहा। मगर यहाँ -e में +e मल्टीप्लाई हो रहा है तो -e² आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम मासेस की बात कर रहे हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन r²। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिवनेस को। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट होते हैं, वेदर इट इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर ग्रेविटेशन फोर्स। तो इनका रेशियो निकाला जाएगा, तो k/g आ जाएगा E²/MP_me। सही बात है, r² चला जाएगा, दोनों में है। तो अब वैल्यूज़ कट कुट के आ जाएंगी इतना, ठीक है। अच्छी बात यह है कि पेपर में ये मांगते हैं, मतलब हमें हमसे नहीं उम्मीद करते हैं कि ऐसी कैलकुलेशंस हम करें, और कर भी लेंगे तो क्या जा रहा है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखो, क्या 2.2 की वैल्यू है इतनी, अगर 10⁻39 जो है वो मिल जाता है। 39 बहुत ज़्यादा नंबर है, ठीक है। भले ही उसको ये दुगना कर देगा, कोई गलत बात नहीं है उसमें, मगर इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकालना आसान है, बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, पावर का। सेकंड पार्ट कह रहा है कि Fe/Fg जो है वो ke²/g(MP² हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका सेकंड पार्ट कह रहा है कि दो प्रोटॉन्स अगर होंगे तो प्रोटॉन में तो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर इलेक्ट्रॉन भी होते तो मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव भी हो जाता, और मास ऑफ प्रोटॉन हमने नीचे रख दिया, उसका स्क्वायर कर दिया, दो प्रोटॉन है तो पॉजिटिव है तो रिपेल हो रहे हैं, दोनों सेम है, स्टिल फोर्स तो रहेगा ही कोई ना कोई। तो ये रहेगा 1.26 × 10⁻36 का, ठीक है। यही अंतर है एनसीईआरटी के आंसर में और यहाँ पे मैंने जो छोटे से बता रखा है, ठीक है, एक एक लाइन में कर दिया, मगर वो देखना बुक का आंसर पहले, ठीक है। बी पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग कह रहा था कि एस्टिमेट करना था एसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, म्यूचुअल अट्रैक्शन जो हो रही है एक आर्मस्ट्रांग की है। तो हमें पता है कि F = ke² क्या हो गया ये, वो एक आर्मस्ट्रांग का स्क्वायर कर दिया गया है ना। हमें पता है कि डिस्टेंस कितना है बीच में, तो -10⁻⁻10 का स्क्वायर होता है -20 10 की पावर में, है ना। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी
फोर्स आ गया, मास हमें पता है, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा लो, तो ये सब चीज़ लगेगी तुम्हें बिना बताए। तो यहाँ फोर्स लिखा, मास हमें 9.1 इंटू 10⁻⁻³ दे रखा है, 9.11 होता है जो भी होता है, बस हमें पता चल गया कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन का मास है, इसको डिवाइड में लगाया है ना, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो आंसर आ गया हमारा 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब एक चीज़ देख रहे हो, जी क्या ग्रेविटेशन, वो ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो तो नेग्लिजिबल है, 9.8 के आसपास होती है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी के बारे में तो कौन नहीं जानता, ज़मीन पे गिरते हो इसी की वजह से गिरते हो, तो वो कितना कम है, यहाँ तो 10⁻22 चलेगी। सोच रहे हो कितना एक्सेलरेट हो रहा है, कितना ज़्यादा एक्सेलरेट हो रहा है। इस स्पीड से अगर मूवी डाउनलोड या दुनिया घूम के आते तो ना जाने एक ही बार में कितनी बार घूम लेते हैं ना। तो जी इज़ नेग्लिजिबल नियर दिस। प्रोटॉन का निकाला एक्सेलरेशन प्रोटॉन का, तो वहाँ पे मास और प्रोटॉन आ जाएगा। अब देखो प्रोटॉन थोड़ा भारी भारी होता है, हल्का होता है। यहाँ देखो 10⁻31 है, यहाँ 10⁻27 है, यानी कि वैल्यू जो ज़्यादा है। यहाँ मत बहस करना मेरे से, ठीक है, नहीं समझ में आ रही है वाला, तो थोड़ा वो देखो यार, नंबर सिस्टम वगैरह देखो, और साइंटिफिक वैल्यूज़ में ऐसे लिखते हैं क्या होता है आगे पीछे जगह, है ना। तो ये प्रोटॉन थोड़ा हैवी होता है, तो इतना अफेक्ट नहीं पड़ा, स्टिल बहुत ज़्यादा स्पीड है। तो ये था हमारा कंपैरिजन। एग्जांपल 1.5 भी देख लो एक बार। 1.5 से पहले 1.1 मैं बता ही देता हूँ, वरना तुम बोलोगे कि इसको नेगलेक्ट क्यों कर दिया। कुछ नहीं है भाई, अभी इससे पहले चार्ज बाय इंडक्शन जो है टॉपिक है ना, इसमें भी बता ही रखा है तुम्हें ये चीज़, ये पूरी चीज़ इसी पे है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ बस ध्यान रखना ए के बाद बी यहाँ पे है, तो यहाँ खाली पड़ा था ये, इसके पास एक रॉड है नेगेटिव चार्ज की, क्योंकि पॉजिटिव इंड्यूस करना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वाला इस साइड आ जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ये थोड़ा दूर हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा। यहाँ क्या कर दिया, इसको ग्राउंड कर दिया, दैट इज़ नेगेटिव चार्ज इज ग्राउंडेड। अब ये दोनों सामने थे ना, दूर हटा दिया, फाइनली क्या बचा, पॉजिटिवली चार्ज विदाउट टचिंग इट, तो हमने छुआ भी नहीं, ठीक है। तो हनी सिंह ने बादशाह का गाना याद आ गया, बताना कौन सा वाला, रहने दो। हाँ, तो ये था हमारा 1.1, था सिंपल, बस ये कहानी पढ़ लेना। 1.5 पे आते हैं, कह रहे हैं चार्ज मेटेलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। फील करो क्वेश्चन को, सस्पेंड हो रखा है नायलॉन थ्रेड पे। अनदर चार्ज मेटेलिक स्फीयर बी हेल्ड बाय एन इंसुलेटिंग हैंडल इज brought क्लोजर टू ए सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का। फिगर ए में दे रखा है, ये पूरा क्वेश्चन ही जा रहा है नीचे को, मैं हर एक फिगर दिखाता रहूँगा। द रिजल्टिंग रिपल्जन ऑफ ए इज नोटेड, तो रिपल्जन हुआ, क्यों हुआ, दोनों सेम चार्ज है ना। द रिजल्टिंग रिपल्शन नोट हुई, और स्फेयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फेयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, जैसे फिगर बी में दिखाया है, दैट इज दिस। अगर दोनों को टचिंग करवा दी, टच करना मतलब इक्वली बांट देना, या देखो चार प्लस के दिख रहे थे, यहाँ दो दो हो गए, यहाँ एक एक हो गए, ठीक है। हाँ, इक्वली बांट देना। कहाँ पे थे हम, शोन इन फिगर, ठीक है। और सी एंड डी आर देन रिमूव्ड एंड बी इज बॉट क्लोजर टू ए टू द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर बिटवीन देयर सेंटर्स। तो कह रहे हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्जन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। स्फेयर ए एंड सी एंड स्फेयर बी एंड डी हैव आइडेंटिकल साइजेस, इग्नोर द साइज ऑफ ए एंड बी इन कंपैरिजन टू द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। तो कुछ चीज़ों को इग्नोर करना है ना, कुछ चीज़ों को कंसीडर करना है, तो यहाँ कुछ कंसीडर करने लायक है नहीं, बस ये दोनों जो थे कनेक्टेड, उसके बाद उनको हटा दिया गया, उसके बाद इनका डिस्टेंस रिड्यूस कर दिया गया, ये काम है। क्या फाइंड करना है, वट इज द एक्सपेक्टेड रिपल्जन ऑफ ए ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ, पता लगाओ, थोड़ा लगाओ दिमाग, उसके बाद आते हैं।